गुस्सैल सास वर्सेस अच्छी सास। पुरानी दिल्ली के एक शांत मोहल्ले में दो घर आसपास थे और इन घरों में रहती थी दो बहू, प्रिया और अंजलि, जिनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। पहले घर में रहती थी प्रिया, जो अपने सीधे साधे स्वभाव और मीठी बोली के लिए जानी जाती थी। उसकी दुनिया उसके पति सुरेश और उसकी सास शांति देवी के इर्द गिर्द घूमती थी। शांति देवी, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, शांति से कोसों दूर थी। उनका चेहरा हमेशा तमतमाया रहता था और उनकी जुबान पर हर वक्त उल्हाना तैयार रहता था। सुबह उठते ही उनका पहला संवाद अक्सर ऐसा होता था, प्रिया, क्या तुम बहरी हो? सूरज सिर पर चढ़ गया और अभी तक बिस्तर से नहीं उठी। ये घर है या धर्मशाला? प्रिया चुपचाप सिर झुका लेती थी और काम में लग जाती थी। उसका दिन कभी भी एक पल की चैन या प्रशंसा के बिना नहीं गुजरता था। जब भी वो कोई काम खत्म करती, शांति देवी तुरंत कह उठती, इसे ठीक से करो, ये क्या तरीका है? तुम्हें कुछ नहीं आता। इस माहौल में प्रिया का जीवन एक बोझ जैसा बन गया था, जिसमें उसके अपनेपन की चाहत और मेहनत हमेशा अनदेखी रह जाती थी। प्रिया का संघर्ष पड़ोस के घर की बहू अंजलि के जीवन से पूरी तरह विपरीत था। अंजलि की सास सुषमा जी साक्षात ममता की मूर्ति थी। उनके घर में हर सुबह हंसी और प्यार की शुरुआत होती थी। एक दिन छत पर कपड़े सुखाते हुए दोनों की पहली औपचारिक बातचीत हुई। प्रिया ने उदास मन से अंजलि से पूछा, अंजलि, तुम इतनी खुश कैसे रहती हो? मुझे तो लगता है कि मेरे माथे पर हमेशा चिंता की लकीरें खींची रहती हैं। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिया, इसमें मेरी क्या खूबी? ये सब तो सासू माँ की देन है। वो मेरी दोस्त है, मेरी मार्गदर्शक है। कल मैंने खाना बनाया और थोड़ा नमक ज्यादा हो गया था, तो उन्होंने तुरंत कहा, अंजलि, चिंता मत करो, मैं आज दाल में थोड़ा नींबू डाल देती हूँ, स्वाद अच्छा हो जाएगा। तुम थकी हुई लग रही हो, जाओ थोड़ा आराम कर लो। सोचो, वो मेरी गलती पर भी मुझे आराम करने को कहती हैं। ये सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने लंबी सांस ली और धीरे से कहा, तुम बहुत किस्मत वाली हो। मेरी सासू माँ तो गलती ढूंढने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अगर दाल अच्छी बनी तो कहेंगी, आज तो अच्छी बन गई, परसों कैसी बनेगी उसका क्या पता। इस तरह गुस्सैल सास वर्सेस अच्छी सास के दो विरोधी अनुभव दोनों के बीच दोस्ती का मजबूत धागा बुनते चले गए। प्रिया को अब रोज अंजलि के साथ कुछ पल बिताने का सहारा मिल गया था, जहां वो अपने मन की बात खुलकर कर सकती थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, शांति देवी का गुस्सा और बढ़ गया। उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी कि प्रिया पड़ोस में इतनी घुली मिली है। एक दिन प्रिया देर शाम तक काम में लगी थी, जब शांति देवी ने अचानक उसे आवाज दी, प्रिया, मेरे कमरे में वो चांदी की छोटी डिबिया नहीं मिल रही है। जल्दी बताओ, तुमने कहाँ छिपा दी? तुम रोज उस अंजलि के घर जाती हो, मुझे शक है कि तुम दोनों मिलकर कुछ गड़बड़ कर रही हो। प्रिया स्तब्ध रह गई और रोते हुए बोली, माँ जी, मैंने आपकी कोई डिबिया नहीं ली है। मैं कभी किसी ऐसी चीज को हाथ भी नहीं लगाती। लेकिन शांति देवी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। ये बात जब अंजलि को पता चली तो वो बहुत दुखी हुई। उसने हिम्मत करके सुषमा जी को सब कुछ बताया। सुषमा जी ने सोचा कि जरूर कोई गहरी बात है जो शांति देवी को इतना असुरक्षित बना रही है। सुषमा जी ने प्रिया को अपने पास बुलाया और प्यार से समझाया, देखो बेटी, गुस्सा अक्सर डर की निशानी होता है। शायद उन्हें किसी चीज का गहरा डर है। हमें उनके व्यवहार को बदलने के लिए एक उपाय खोजना होगा, लेकिन उन्हें चोट पहुंचाए बिना। तीनों ने मिलकर कई कोशिशें की। एक दिन प्रिया ने शांति देवी की पसंद का खीर बनाया और बड़े प्यार से उन्हें परोसा। शांति देवी ने खीर तो खा ली, लेकिन तुरंत कहा, चीनी कम है। तुम कभी भी मेरे स्वाद का ध्यान नहीं रखती। अगले दिन अंजलि ने शांति देवी के लिए एक सुंदर शॉल लाकर दिया। शांति देवी ने शॉल को हाथ में लिया, लेकिन कहा, इसका रंग फीका है, मुझे गहरे रंग पसंद है। तुम लोग मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश मत करो। सुरेश ने भी अपनी माँ से बात करने की कोशिश की। माँ, प्रिया घर का इतना काम करती है, आप कभी उसकी तारीफ क्यों नहीं करती? इस पर शांति देवी ने गुस्से से कहा, तुम अपनी बीवी के बहकावे में आ गए हो। मेरे बेटे होकर मुझसे सवाल कर रहे हो। हर तरफ से निराशा ही हाथ लगी और प्रिया का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। उसे लग रहा था कि वो इस परेशानी से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। एक शाम जब प्रिया और अंजलि उदास बैठे थे, तो सुषमा जी उनके पास आईं और बोली, मुझे लगता है अब हमें सीधे जड़ तक जाना होगा। सुषमा जी ने बताया कि उन्होंने मोहल्ले के पुराने लोगों से बात की है
और पता चला है कि बरसों पहले शांति देवी के पिताजी को किसी ने धोखा दिया था, जिसके चलते उनके परिवार को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उन्हें तब से ही अपनी जमीन और संपत्ति खोने का गहरा डर बैठ गया था और वो हमेशा सोचती रहती थी कि उनके अपने भी उन्हें धोखा दे सकते हैं। सुषमा जी ने सुझाव दिया, प्रिया, तुम चुपके से वो पुराने जमीनी दस्तावेज ढूंढो जिनसे उन्हें चिंता होती है। अगर हम उन्हें दिखा सकें कि सब कुछ सुरक्षित है तो उनका डर कम हो सकता है। प्रिया ने अगले दिन साहस जुटाया और पुरानी संदूक में रखे कागजात खंगालना शुरू कर दिया। तभी शांति देवी की ननद और मोहल्ले की सबसे गॉसिप करने वाली महिला सरला, जो अक्सर उनके घर आती जाती थी, वहां आ धमकी। सरला को शांति देवी और प्रिया की कलह देखकर मजा आता था और वो हमेशा आग में घी डालती रहती थी। सरला ने प्रिया को अकेले कागजात दिखते हुए देख लिया और तुरंत शांति देवी को जाकर कहा, दीदी, आपकी बहू तो आपके सारे कागजात उलट पलट रही थी। जरूर ये कोई बड़ी चाल चल रही है। मुझे तो लगता है कि वो और अंजलि मिलकर आपकी संपत्ति हड़पने की योजना बना रहे हैं। शांति देवी, जो पहले से ही डरी हुई थी, सरला की बातों से आग बबूला हो गई। वो तुरंत प्रिया के पास आई और चिल्ला उठी, तो तुम सच में चोर निकली? मेरे कागजात क्यों देख रही थी? क्या तुम इस घर को तबाह करके छोड़ोगी? प्रिया के हाथ से दस्तावेज जमीन पर गिर गए। शांति देवी ने उन्हें उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और गुस्से से कहा, तुम और वो पड़ोसन, तुम दोनों मेरे घर को तोड़ने आई हो। अब से तुम उस घर में कदम नहीं रखोगी। इस वक्त सरला जीत का जश्न मना रही थी। उसे लगा कि उसने दोनों बहुओं की दोस्ती तोड़ दी और शांति देवी को पूरी तरह से प्रिया के खिलाफ कर दिया। माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका था। प्रिया रोते हुए अपने कमरे में थी और शांति देवी सदमे और गुस्से में बैठी थी। तभी अंजलि और सुषमा जी, जिनके कानों तक सरला की ऊंची आवाज बढ़ चुकी थी, तुरंत उनके घर पहुंची। सुषमा जी ने शांति देवी को शांत किया और कहा, शांति जी, आप गलत समझ रही हैं। प्रिया कोई कागज चुरा नहीं रही थी, बल्कि वो आपके मन के डर को खत्म करने का उपाय ढूंढ रही थी। सरला ने तुरंत बात काटी, झूठ, ये सब उनका नाटक है। ये दोनों बहुत चालाक हैं। सुषमा जी ने सरला की तरफ देखा और कहा, सरला जी, आप क्यों हर बात में दखल देती हैं? आपकी ही बातों से शांति जी इतनी परेशान रहती हैं। अंजलि ने हिम्मत की और जमीन पर बिखरे कागजों में से एक पुराना नोट उठाया। ये नोट शांति देवी के पिता द्वारा लिखा गया था, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी शांति के लिए एक छोटा सा प्लॉट खरीदा था। अंजलि ने उस नोट को शांति देवी को देते हुए कहा, माँ जी, प्रिया यही देखने की कोशिश कर रही थी। आपने हमेशा कहा कि आपके पिताजी की संपत्ति किसी ने छीन ली थी, लेकिन ये देखिए, उन्होंने ये प्लॉट हमेशा आपके नाम पर सुरक्षित रखा था। आपका डर बस एक गलतफहमी था। ये नोट देखकर शांति देवी की आंखें नम हो गई। ये बात सुनकर कि उनके पिता ने उन्हें धोखा नहीं दिया था, उनका वर्षों पुराना डर टूट गया। सरला का चेहरा उतर गया। उसने अपनी बात बदलने की कोशिश की, लेकिन सुरेश ने आगे आकर कहा, बस बुआ जी, आपकी बातें अब और नहीं सुनेंगे। आपने सिर्फ माँ के डर का फायदा उठाया है। सरला को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो शर्मिंदा होकर वहां से चली गई। शांति देवी ने रोते हुए प्रिया के पास जाकर उसके दोनों हाथ पकड़े और पहली बार बहुत प्यार से कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, मेरा गुस्सा मेरा डर था। मैं डरती थी कि कहीं कोई मेरा अपना मुझे धोखा न दे दे और इस डर में मैं तुम्हें दुख देती रही। मुझे आज समझ आया कि मेरा असली सहारा तो तुम हो। प्रिया ने तुरंत अपनी सास को गले लगा लिया और कहा, माँ जी, अब से हम सब मिलकर रहेंगे, अब कोई डर नहीं है। उस दिन के बाद मोहल्ले ने एक नई शांति देवी को देखा, जो अपनी बहू पर प्यार लुटाती थी और हर बात पर उसकी तारीफ करती थी। उनका घर भी अब अंजलि के घर जैसा ही खुशी और प्यार से भर गया था। दोनों बहुओं ने मुश्किल को प्यार और समझदारी से हराकर जीत हासिल की थी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्या आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और इस तरह की कहानी आगे देखने के लिए अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। घर आई बहू की सौतन। मध्य प्रदेश के एक छोटे लेकिन हरे भरे शहर रीवा में एक संयुक्त परिवार बहुत ही शांति और प्यार से रहता था। इस परिवार की बहू अंजलि अपने नाम की तरह ही सबसे प्यारी और सौम्य थी। वो न केवल घर की लक्ष्मी थी, बल्कि उसने अपने मधुर स्वभाव से अपनी सास सावित्री देवी, ससुर रमेश जी और पति रोहित का दिल जीत लिया था। रोहित एक सफल इंजीनियर था,
और उसका जीवन अपनी पत्नी अंजलि के साथ एक सपने जैसा था, जिसमें छोटी मोटी नोक-झोंक भी होती थी, खासकर रोहित की बहन नीता के साथ, जिसे हमेशा लगता था कि अंजलि को जरूरत से ज्यादा मान सम्मान मिलता है। एक सुबह जब अंजलि रसोई में नाश्ता बना रही थी, सावित्री देवी ने उसे पुकारते हुए कहा, अंजलि, अरे ओ अंजलि, जरा जल्दी आना बहू, रोहित एक जरूरी बात बता रहा है। और जब अंजलि पास आई तो रोहित ने उत्साह से कहा, माँ, अंजलि सुनो, मुझे कंपनी की तरफ से पुणे में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए 6 महीने के लिए जाना पड़ रहा है। ये मेरे करियर के लिए बहुत बड़ा मौका है। अंजलि ने तुरंत अपना चेहरा उदास कर लिया और बोली, क्या 6 महीने? इतना लंबा समय? मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? सावित्री देवी ने तुरंत कहा, अरे कैसी बातें कर रही है बहू, ये खुशी की बात है। जा बेटा, मन लगाकर काम कर, तेरी अंजलि यही है, हम सब यही हैं, तू चिंता मत कर। रोहित ने अंजलि को गले लगाया और कहा, बस 6 महीने की ही बात है मेरी जान, मैं रोज कॉल करूंगा और वीडियो कॉल पे तुम्हें रीवा की हरियाली दिखाऊंगा। और इस तरह एक बड़ी उम्मीद और हल्के से दुख के साथ रोहित काम के सिलसिले में पुणे के लिए रवाना हो गया। रोहित को गए हुए ठीक 5.5 महीने बीत चुके थे और परिवार उसके लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। नीता, जो रोहित की बहन थी, इस दौरान अक्सर अंजलि को चिढ़ाती रहती थी। वाह भाई अंजलि दीदी, भाई साहब तो अब पुणे के बड़े शहर में हैं, कहीं वहाँ कोई पुणे की परी ना मिल जाए उन्हें। अंजलि हमेशा हंसकर कहती थी, दीदी, मेरे रोहित को मुझ पर पूरा भरोसा है और मुझे उन पर, आप फालतू की बातें मत सोचिए। लेकिन नीता के ये शब्द कहीं ना कहीं अंजलि के दिल में एक हल्की सी चिंता पैदा कर रहे थे। और फिर वो दिन आ गया। रोहित ने फोन करके बताया कि वो वापस आ रहा है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो अकेला नहीं आ रहा है। शाम को जब घर की घंटी बजी तो अंजलि खुशी खुशी दरवाजा खोलने भागी। उसने देखा रोहित मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके बगल में एक बहुत ही आधुनिक खूबसूरत साड़ी पहने एक महिला खड़ी थी, जिसके हाथ में एक छोटा सा सूटकेस था। अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे ही सब लोग हॉल में इकट्ठे हुए, सावित्री देवी ने भौचक्की होकर पूछा, रोहित, ये कौन है और तुम बिना बताए क्यों लाए? रोहित ने बड़ी सहजता से कहा, माँ, ये प्रिया है, मेरी दूसरी पत्नी। ये सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अंजलि का दिल टूट गया। नीता के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। सावित्री देवी गुस्से से लाल हो गईं। अंजलि ने रोते हुए लड़खड़ाती आवाज में पूछा, रोहित, आप क्या कह रहे हैं? ये कोई मजाक है ना? रोहित ने सिर झुका लिया और प्रिया ने आगे बढ़कर लगभग अधिकार से कहा, नहीं, ये कोई मजाक नहीं है अंजलि जी। रोहित और मैंने पुणे में शादी कर ली है। अब मैं इस घर की दूसरी बहू हूँ और मुझे यहाँ रहने का पूरा हक है। ये सुनकर सावित्री देवी दहाड़ उठी। ये नहीं हो सकता, हमारे घर में एक ही बहू है और वो है अंजलि। तुम तुरंत यहाँ से चली जाओ। लेकिन प्रिया दृढ़ता से खड़ी रही और बोली, ये मेरा भी घर है और रोहित मेरा पति, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नीता ने तुरंत आग में घी डालते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना दीदी, बड़े शहरों में यही होता है। और इस नई सौतन के घर आने से अंजलि की खुशहाल दुनिया एक ही पल में बिखर गई। अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं था। अंजलि ने रोहित से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोहित या तो प्रिया के साथ कमरे में बंद रहता या फिर फोन पर किसी से बात करने का बहाना बनाता। वो पूरी तरह से बदल चुका था। एक रात जब अंजलि ने हिम्मत करके रोहित को रोका और पूछा, रोहित, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? क्या आप एक बार मुझे बता भी नहीं सकते थे? तो रोहित ने बिना आंखें मिलाए जवाब दिया, अंजलि, प्लीज अभी नहीं, मैं बहुत थका हुआ हूँ और ये सब सिर्फ किस्मत है, कहकर वो चला गया। सावित्री देवी ने कई बार प्रिया को धमकियां दी कि वो पुलिस को बुलाएंगी, लेकिन प्रिया हमेशा अपने कानूनी अधिकारों की बात करके उन्हें चुप करा देती। हताश होकर रमेश जी और अंजलि ने शहर के जाने माने वकील वर्मा जी से संपर्क किया। वर्मा जी ने पूरी बात ध्यान से सुनी, खासकर उस हिस्से को जहां रोहित ने प्रिया को दूसरी पत्नी बताया था। वर्मा जी ने कहा, देखिए, अगर ये शादी कानूनी रूप से हुई है तो अंजलि को तलाक लेना पड़ेगा, लेकिन अगर वो बस इसे अपनी पत्नी बता रहा है और कोई प्रमाण नहीं है तो हम इस पर चुनौती दे सकते हैं, लेकिन असली बात तो रोहित ही बताएगा। उन्होंने अंजलि को सलाह दी कि वो रोहित से शादी का प्रमाण या दस्तावेज मांगे, लेकिन जब अंजलि ने ये कोशिश की तो रोहित ने गुस्से में कहा, अंजलि, तुम इतना क्यों शक कर रही हो? ये मेरा निजी मामला है, मैं तुम्हें कोई दस्तावेज नहीं दिखाऊंगा।
अंजलि को लगा जैसे वो गहरे कुएं में गिरती जा रही है। नीता इस पूरे नाटक को देखकर बहुत खुश थी और उसने एक दिन अंजलि को ताना मारते हुए कहा, अब तो हार मान लो अंजलि दीदी, भाई साहब का दिल चला गया है और तुम अकेली पड़ गई हो। अंजलि ने उस दिन ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगी, भले ही कोई उसकी मदद ना करे। अंजलि ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपनी खोई हुई खुशी को वापस लाने का फैसला किया। वो जानती थी कि रोहित का दिल पत्थर का नहीं हो सकता। वो एक दिन रोहित के कमरे में उसकी पुरानी चीजें देख रही थी, ये सोचकर कि शायद कोई पुरानी याद उसे वापस ले आए। तभी उसकी नजर एक फाइल पर पड़ी जिस पर पुणे प्रोजेक्ट लिखा था। फाइल के अंदर एक लिफाफे में उसे शादी का कोई दस्तावेज नहीं मिला, बल्कि एक ऑफिस स्पेस रेंटल अग्रीमेंट मिला जो पुणे की एक बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग के नाम था। अंजलि ने ध्यान से उस एग्रीमेंट को पढ़ा और उसमें प्रिया का नाम चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर के रूप में लिखा था। ये पढ़कर अंजलि के दिमाग की बत्तियां जल गई। उसे एहसास हुआ कि रोहित ने प्रिया को पत्नी नहीं बल्कि कार्यवाहक या पार्टनर के तौर पर लाया था, जिसे नीता और सावित्री देवी ने गलत समझ लिया था और रोहित ने परिवार के गुस्से के डर से सच्चाई नहीं बताई। अंजलि को सच्चाई पता चल गई थी, लेकिन वो जानती थी कि केवल उसका कहना काफी नहीं होगा। उसने ये कागज रमेश जी को दिखाने का फैसला किया और अगले दिन होने वाली गृह शांति पूजा के दौरान इसका खुलासा करने की योजना बनाई। लेकिन नीता, जो हमेशा घर में घूमती रहती थी, उसने अंजलि को वो फाइल पढ़ते हुए देख लिया था। नीता ने तुरंत कार्रवाई की। पूजा से ठीक पहले नीता ने चुपके से वो रेंटल अग्रीमेंट वाली फाइल चुरा ली और उसकी जगह अपने हाथ से लिखा हुआ एक नकली प्रेम पत्र रख दिया, जिसमें रोहित की ओर से प्रिया के लिए प्यार भरी बातें लिखी थी। जब पूजा शुरू हुई तो अंजलि ने सबको चौंकाते हुए कहा, मुझे आप सबसे एक जरूरी बात कहनी है। और जब उसने फाइल खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो नीता ने बीच में ही चीख कर कहा, दीदी झूठ मत बोलिए, आप झूठ बोलकर भाई साहब को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। ये कहकर नीता ने तुरंत नकली पत्र वाला लिफाफा निकालकर सबके सामने फेंक दिया और चिल्लाकर कहा, देखिए ये है भाई साहब का प्रिया भाभी के लिए प्यार का सबूत। पूरा परिवार सन्न रह गया। अब तो साफ लग रहा था कि नीता अपने शातिर खेल में जीत रही है। नकली पत्र देखकर सावित्री देवी आग बबूला हो गईं। उन्होंने रोते हुए अंजलि से कहा, अंजलि तुम इतनी नीचे गिर गई, तुम खुद अपने पति को झूठा साबित करने के लिए ये सब कर रही हो। अंजलि, जिसे अब एहसास हो गया था कि ये नीता का काम है, ने अपनी टूटी हुई आवाज को संभाला और कहा, माँ ये पत्र झूठा है, ये रोहित जी की लिखावट नहीं है। नीता ने तुरंत पलटवार किया, क्या बकवास है दीदी, अब आप कहेंगे कि मैंने ये लिखा है। अंजलि ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, हाँ नीता दीदी, ये आपकी लिखावट है। मुझे याद है जब हम पहली बार मिले थे तो आपने मजाक में कहा था कि आप हर तरह के लिखावट की नकल कर सकती हैं, खासकर रोहित जी की लिखावट की। रमेश जी, जो अब तक चुपचाप सब देख रहे थे, तुरंत उठे और रोहित की पुरानी डायरी ले आए। उन्होंने नकली पत्र की लिखावट का मिलान रोहित की डायरी की लिखावट से किया और फिर नीता द्वारा लिखे गए पुराने नोट से किया। सबके सामने सच आ गया। नकली पत्र की लिखावट नीता से पूरी तरह मेल खाती थी। नीता का चेहरा पीला पड़ गया और उसने घुटनों पर बैठकर रोना शुरू कर दिया। हाँ, मैंने किया, मैं जलती थी अंजलि दीदी से, आप सब बस उसी की तारीफ करते थे। सावित्री देवी ने नीता को गले लगाया और कहा, हम जानते थे कि हमारी बहू ऐसी नहीं हो सकती और सबने नीता को माफ कर दिया। इस माहौल में रोहित आखिरकार खुलकर बोला, माँ आप सब मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। प्रिया मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी बिजनेस पार्टनर है और वो पुणे ब्रांच की हेड है। वो यहाँ अकेली थी, इसलिए मैंने उसे कुछ दिनों के लिए परिवार के साथ रहने को कहा ताकि वो सुरक्षित महसूस करे और मैं आप सबसे मिलवा सकूं। लेकिन आपने तुरंत, मुझे माफ कर दो अंजलि, मैं तुम्हें ये सब बताता, लेकिन तुम सबने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। प्रिया ने भी सारी बात स्पष्ट की। अंजलि ने राहत की सांस ली। ये सौतन का नाटक दरअसल नीता की ईर्ष्या और एक बड़ी गलतफहमी का परिणाम था जो अब खत्म हो चुका था। कुछ ही दिनों में प्रिया अपने पुणे ऑफिस के लिए रवाना हो गई और घर में एक बार फिर शांति और खुशियों का माहौल लौट आया। अंजलि और रोहित का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। गुस्सैल सास वर्सेस अच्छी सास। पुरानी दिल्ली के एक शांत मोहल्ले में 2 घर आसपास थे और इन घरों में रहती थी 2 बहू, प्रिया
और अंजलि, जिनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। पहले घर में रहती थी प्रिया, जो अपने सीधे साधे स्वभाव और मीठी बोली के लिए जानी जाती थी। उसकी दुनिया उसके पति सुरेश और उसकी सास शांति देवी के इर्द गिर्द घूमती थी। शांति देवी, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, शांति से कोसों दूर थी। उनका चेहरा हमेशा तमतमाया रहता था और उनकी जुबान पर हर वक्त उल्हाना तैयार रहता था। सुबह उठते ही उनका पहला संवाद अक्सर ऐसा होता था, प्रिया, क्या तुम बहरी हो? सूरज सिर पर चढ़ गया और अभी तक बिस्तर से नहीं उठी। ये घर है या धर्मशाला? प्रिया चुपचाप सिर झुका लेती थी और काम में लग जाती थी। उसका दिन कभी भी एक पल की चैन या प्रशंसा के बिना नहीं गुजरता था। जब भी वो कोई काम खत्म करती, शांति देवी तुरंत कह उठती, इसे ठीक से करो, ये क्या तरीका है? तुम्हें कुछ नहीं आता। इस माहौल में प्रिया का जीवन एक बोझ जैसा बन गया था, जिसमें उसके अपनेपन की चाहत और मेहनत हमेशा अनदेखी रह जाती थी। प्रिया का संघर्ष पड़ोस के घर की बहू अंजलि के जीवन से पूरी तरह विपरीत था। अंजलि की सास सुषमा जी साक्षात ममता की मूर्ति थी। उनके घर में हर सुबह हंसी और प्यार की शुरुआत होती थी। एक दिन छत पर कपड़े सुखाते हुए दोनों की पहली औपचारिक बातचीत हुई। प्रिया ने उदास मन से अंजलि से पूछा, अंजलि, तुम इतनी खुश कैसे रहती हो? मुझे तो लगता है कि मेरे माथे पर हमेशा चिंता की लकीरें खींची रहती हैं। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिया, इसमें मेरी क्या खूबी? ये सब तो सासू माँ की देन है। वो मेरी दोस्त है, मेरी मार्गदर्शक है। कल मैंने खाना बनाया और थोड़ा नमक ज्यादा हो गया था, तो उन्होंने तुरंत कहा, अंजलि, चिंता मत करो, मैं आज दाल में थोड़ा नींबू डाल देती हूँ, स्वाद अच्छा हो जाएगा। तुम थकी हुई लग रही हो, जाओ थोड़ा आराम कर लो। सोचो, वो मेरी गलती पर भी मुझे आराम करने को कहती हैं। ये सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने लंबी सांस ली और धीरे से कहा, तुम बहुत किस्मत वाली हो। मेरी सासू माँ तो गलती ढूंढने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अगर दाल अच्छी बनी तो कहेंगी, आज तो अच्छी बन गई, परसों कैसी बनेगी उसका क्या पता। इस तरह गुस्सैल सास वर्सेस अच्छी सास के दो विरोधी अनुभव दोनों के बीच दोस्ती का मजबूत धागा बुनते चले गए। प्रिया को अब रोज अंजलि के साथ कुछ पल बिताने का सहारा मिल गया था, जहां वो अपने मन की बात खुलकर कर सकती थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, शांति देवी का गुस्सा और बढ़ गया। उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी कि प्रिया पड़ोस में इतनी घुली मिली है। एक दिन प्रिया देर शाम तक काम में लगी थी, जब शांति देवी ने अचानक उसे आवाज दी, प्रिया, मेरे कमरे में वो चांदी की छोटी डिबिया नहीं मिल रही है। जल्दी बताओ, तुमने कहाँ छिपा दी? तुम रोज उस अंजलि के घर जाती हो, मुझे शक है कि तुम दोनों मिलकर कुछ गड़बड़ कर रही हो। प्रिया स्तब्ध रह गई और रोते हुए बोली, माँ जी, मैंने आपकी कोई डिबिया नहीं ली है। मैं कभी किसी ऐसी चीज को हाथ भी नहीं लगाती। लेकिन शांति देवी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। ये बात जब अंजलि को पता चली तो वो बहुत दुखी हुई। उसने हिम्मत करके सुषमा जी को सब कुछ बताया। सुषमा जी ने सोचा कि जरूर कोई गहरी बात है जो शांति देवी को इतना असुरक्षित बना रही है। सुषमा जी ने प्रिया को अपने पास बुलाया और प्यार से समझाया, देखो बेटी, गुस्सा अक्सर डर की निशानी होता है। शायद उन्हें किसी चीज का गहरा डर है। हमें उनके व्यवहार को बदलने के लिए एक उपाय खोजना होगा, लेकिन उन्हें चोट पहुंचाए बिना। तीनों ने मिलकर कई कोशिशें की। एक दिन प्रिया ने शांति देवी की पसंद का खीर बनाया और बड़े प्यार से उन्हें परोसा। शांति देवी ने खीर तो खा ली, लेकिन तुरंत कहा, चीनी कम है। तुम कभी भी मेरे स्वाद का ध्यान नहीं रखती। अगले दिन अंजलि ने शांति देवी के लिए एक सुंदर शॉल लाकर दिया। शांति देवी ने शॉल को हाथ में लिया, लेकिन कहा, इसका रंग फीका है, मुझे गहरे रंग पसंद है। तुम लोग मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश मत करो। सुरेश ने भी अपनी माँ से बात करने की कोशिश की। माँ, प्रिया घर का इतना काम करती है, आप कभी उसकी तारीफ क्यों नहीं करती? इस पर शांति देवी ने गुस्से से कहा, तुम अपनी बीवी के बहकावे में आ गए हो। मेरे बेटे होकर मुझसे सवाल कर रहे हो। हर तरफ से निराशा ही हाथ लगी और प्रिया का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। उसे लग रहा था कि वो इस परेशानी से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। एक शाम जब प्रिया और अंजलि उदास बैठे थे, तो सुषमा जी उनके पास आईं और बोली, मुझे लगता है अब हमें सीधे जड़ तक जाना होगा। सुषमा जी ने बताया कि उन्होंने मोहल्ले के पुराने लोगों से बात की है और पता चला है कि बरसों पहले शांति देवी के पिताजी को किसी ने धोखा दिया था, जिसके चलते उनके परिवार को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था।
उन्हें तब से ही अपनी जमीन और संपत्ति खोने का गहरा डर बैठ गया था और वो हमेशा सोचती रहती थीं कि उनके अपने भी उन्हें धोखा दे सकते हैं। सुषमा जी ने सुझाव दिया, प्रिया, तुम चुपके से वो पुराने जमीनी दस्तावेज ढूंढो जिनसे उन्हें चिंता होती है। अगर हम उन्हें दिखा सकें कि सब कुछ सुरक्षित है तो उनका डर कम हो सकता है। प्रिया ने अगले दिन साहस जुटाया और पुरानी संदूक में रखे कागजात खंगालना शुरू कर दिया। तभी शांति देवी की ननद और मोहल्ले की सबसे गॉसिप करने वाली महिला सरला, जो अक्सर उनके घर आती जाती थी, वहां आ धमकी। सरला को शांति देवी और प्रिया की कलह देखकर मजा आता था और वो हमेशा आग में घी डालती रहती थी। सरला ने प्रिया को अकेले कागजात दिखते हुए देख लिया और तुरंत शांति देवी को जाकर कहा, दीदी, आपकी बहू तो आपके सारे कागजात उलट पलट रही थी। जरूर ये कोई बड़ी चाल चल रही है। मुझे तो लगता है कि वो और अंजलि मिलकर आपकी संपत्ति हड़पने की योजना बना रहे हैं। शांति देवी, जो पहले से ही डरी हुई थी, सरला की बातों से आग बबूला हो गई। वो तुरंत प्रिया के पास आई और चिल्ला उठी, तो तुम सच में चोर निकली? मेरे कागजात क्यों देख रही थी? क्या तुम इस घर को तबाह करके छोड़ोगी? प्रिया के हाथ से दस्तावेज जमीन पर गिर गए। शांति देवी ने उन्हें उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और गुस्से से कहा, तुम और वो पड़ोसन, तुम दोनों मेरे घर को तोड़ने आई हो। अब से तुम उस घर में कदम नहीं रखोगी। इस वक्त सरला जीत का जश्न मना रही थी। उसे लगा कि उसने दोनों बहुओं की दोस्ती तोड़ दी और शांति देवी को पूरी तरह से प्रिया के खिलाफ कर दिया। माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका था। प्रिया रोते हुए अपने कमरे में थी और शांति देवी सदमे और गुस्से में बैठी थी। तभी अंजलि और सुषमा जी, जिनके कानों तक सरला की ऊंची आवाज बढ़ चुकी थी, तुरंत उनके घर पहुंची। सुषमा जी ने शांति देवी को शांत किया और कहा, शांति जी, आप गलत समझ रही हैं। प्रिया कोई कागज चुरा नहीं रही थी, बल्कि वो आपके मन के डर को खत्म करने का उपाय ढूंढ रही थी। सरला ने तुरंत बात काटी, झूठ, ये सब उनका नाटक है। ये दोनों बहुत चालाक हैं। सुषमा जी ने सरला की तरफ देखा और कहा, सरला जी, आप क्यों हर बात में दखल देती हैं? आपकी ही बातों से शांति जी इतनी परेशान रहती हैं। अंजलि ने हिम्मत की और जमीन पर बिखरे कागजों में से एक पुराना नोट उठाया। ये नोट शांति देवी के पिता द्वारा लिखा गया था, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी शांति के लिए एक छोटा सा प्लॉट खरीदा था। अंजलि ने उस नोट को शांति देवी को देते हुए कहा, माँ जी, प्रिया यही देखने की कोशिश कर रही थी। आपने हमेशा कहा कि आपके पिताजी की संपत्ति किसी ने छीन ली थी, लेकिन ये देखिए, उन्होंने ये प्लॉट हमेशा आपके नाम पर सुरक्षित रखा था। आपका डर बस एक गलतफहमी था। ये नोट देखकर शांति देवी की आंखें नम हो गई। ये बात सुनकर कि उनके पिता ने उन्हें धोखा नहीं दिया था, उनका वर्षों पुराना डर टूट गया। सरला का चेहरा उतर गया। उसने अपनी बात बदलने की कोशिश की, लेकिन सुरेश ने आगे आकर कहा, बस बुआ जी, आपकी बातें अब और नहीं सुनेंगे। आपने सिर्फ माँ के डर का फायदा उठाया है। सरला को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो शर्मिंदा होकर वहां से चली गई। शांति देवी ने रोते हुए प्रिया के पास जाकर उसके दोनों हाथ पकड़े और पहली बार बहुत प्यार से कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, मेरा गुस्सा मेरा डर था। मैं डरती थी कि कहीं कोई मेरा अपना मुझे धोखा न दे दे और इस डर में मैं तुम्हें दुख देती रही। मुझे आज समझ आया कि मेरा असली सहारा तो तुम हो। प्रिया ने तुरंत अपनी सास को गले लगा लिया और कहा, माँ जी, अब से हम सब मिलकर रहेंगे। अब कोई डर नहीं है। उस दिन के बाद मोहल्ले ने एक नई शांति देवी को देखा, जो अपनी बहू पर प्यार लुटाती थी और हर बात पर उसकी तारीफ करती थी। उनका घर भी अब अंजलि के घर जैसा ही खुशी और प्यार से भर गया था। दोनों बहुओं ने मुश्किल को प्यार और समझदारी से हराकर जीत हासिल की थी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्या आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और इस तरह की कहानी आगे देखने के लिए अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। घर आई बहू की सौतन। मध्य प्रदेश के एक छोटे लेकिन हरे भरे शहर रीवा में एक संयुक्त परिवार बहुत ही शांति और प्यार से रहता था। इस परिवार की बहू अंजलि अपने नाम की तरह ही सबसे प्यारी और सौम्य थी। वो न केवल घर की लक्ष्मी थी, बल्कि उसने अपने मधुर स्वभाव से अपनी सास सावित्री देवी, ससुर रमेश जी और पति रोहित का दिल जीत लिया था। रोहित एक सफल इंजीनियर था और उसका जीवन अपनी पत्नी अंजलि के साथ एक सपने जैसा था।
जिसमें छोटी मोटी नोक-झोंक भी होती थी, खासकर रोहित की बहन नीता के साथ, जिसे हमेशा लगता था कि अंजलि को जरूरत से ज्यादा मान सम्मान मिलता है। एक सुबह जब अंजलि रसोई में नाश्ता बना रही थी, सावित्री देवी ने उसे पुकारते हुए कहा, अंजलि, अरे ओ अंजलि, जरा जल्दी आना बहू, रोहित एक जरूरी बात बता रहा है। और जब अंजलि पास आई तो रोहित ने उत्साह से कहा, माँ, अंजलि सुनो, मुझे कंपनी की तरफ से पुणे में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए 6 महीने के लिए जाना पड़ रहा है। ये मेरे करियर के लिए बहुत बड़ा मौका है। अंजलि ने तुरंत अपना चेहरा उदास कर लिया और बोली, क्या 6 महीने? इतना लंबा समय? मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? सावित्री देवी ने तुरंत कहा, अरे कैसी बातें कर रही है बहू, ये खुशी की बात है। जा बेटा, मन लगाकर काम कर, तेरी अंजलि यही है, हम सब यही हैं, तू चिंता मत कर। रोहित ने अंजलि को गले लगाया और कहा, बस 6 महीने की ही बात है मेरी जान, मैं रोज कॉल करूंगा और वीडियो कॉल पे तुम्हें रीवा की हरियाली दिखाऊंगा। और इस तरह एक बड़ी उम्मीद और हल्के से दुख के साथ रोहित काम के सिलसिले में पुणे के लिए रवाना हो गया। रोहित को गए हुए ठीक 5.5 महीने बीत चुके थे और परिवार उसके लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। नीता, जो रोहित की बहन थी, इस दौरान अक्सर अंजलि को चिढ़ाती रहती थी। वाह भाई अंजलि दीदी, भाई साहब तो अब पुणे के बड़े शहर में हैं, कहीं वहाँ कोई पुणे की परी ना मिल जाए उन्हें। अंजलि हमेशा हंसकर कहती थी, दीदी, मेरे रोहित को मुझ पर पूरा भरोसा है और मुझे उन पर, आप फालतू की बातें मत सोचिए। लेकिन नीता के ये शब्द कहीं ना कहीं अंजलि के दिल में एक हल्की सी चिंता पैदा कर रहे थे। और फिर वो दिन आ गया। रोहित ने फोन करके बताया कि वो वापस आ रहा है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो अकेला नहीं आ रहा है। शाम को जब घर की घंटी बजी तो अंजलि खुशी खुशी दरवाजा खोलने भागी। उसने देखा रोहित मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके बगल में एक बहुत ही आधुनिक खूबसूरत साड़ी पहने एक महिला खड़ी थी, जिसके हाथ में एक छोटा सा सूटकेस था। अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे ही सब लोग हॉल में इकट्ठे हुए, सावित्री देवी ने भौचक्की होकर पूछा, रोहित, ये कौन है और तुम बिना बताए क्यों लाए? रोहित ने बड़ी सहजता से कहा, माँ, ये प्रिया है, मेरी दूसरी पत्नी। ये सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अंजलि का दिल टूट गया। नीता के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। सावित्री देवी गुस्से से लाल हो गईं। अंजलि ने रोते हुए लड़खड़ाती आवाज में पूछा, रोहित, आप क्या कह रहे हैं? ये कोई मजाक है ना? रोहित ने सिर झुका लिया और प्रिया ने आगे बढ़कर लगभग अधिकार से कहा, नहीं, ये कोई मजाक नहीं है अंजलि जी। रोहित और मैंने पुणे में शादी कर ली है। अब मैं इस घर की दूसरी बहू हूँ और मुझे यहाँ रहने का पूरा हक है। ये सुनकर सावित्री देवी दहाड़ उठी। ये नहीं हो सकता, हमारे घर में एक ही बहू है और वो है अंजलि। तुम तुरंत यहाँ से चली जाओ। लेकिन प्रिया दृढ़ता से खड़ी रही और बोली, ये मेरा भी घर है और रोहित मेरा पति, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नीता ने तुरंत आग में घी डालते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना दीदी, बड़े शहरों में यही होता है। और इस नई सौतन के घर आने से अंजलि की खुशहाल दुनिया एक ही पल में बिखर गई। अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं था। अंजलि ने रोहित से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोहित या तो प्रिया के साथ कमरे में बंद रहता या फिर फोन पर किसी से बात करने का बहाना बनाता। वो पूरी तरह से बदल चुका था। एक रात जब अंजलि ने हिम्मत करके रोहित को रोका और पूछा, रोहित, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? क्या आप एक बार मुझे बता भी नहीं सकते थे? तो रोहित ने बिना आंखें मिलाए जवाब दिया, अंजलि, प्लीज अभी नहीं, मैं बहुत थका हुआ हूँ और ये सब सिर्फ किस्मत है, कहकर वो चला गया। सावित्री देवी ने कई बार प्रिया को धमकियां दी कि वो पुलिस को बुलाएंगी, लेकिन प्रिया हमेशा अपने कानूनी अधिकारों की बात करके उन्हें चुप करा देती। हताश होकर रमेश जी और अंजलि ने शहर के जाने माने वकील वर्मा जी से संपर्क किया। वर्मा जी ने पूरी बात ध्यान से सुनी, खासकर उस हिस्से को जहां रोहित ने प्रिया को दूसरी पत्नी बताया था। वर्मा जी ने कहा, देखिए, अगर ये शादी कानूनी रूप से हुई है तो अंजलि को तलाक लेना पड़ेगा, लेकिन अगर वो बस इसे अपनी पत्नी बता रहा है और कोई प्रमाण नहीं है तो हम इस पर चुनौती दे सकते हैं, लेकिन असली बात तो रोहित ही बताएगा। उन्होंने अंजलि को सलाह दी कि वो रोहित से शादी का प्रमाण या दस्तावेज मांगे, लेकिन जब अंजलि ने ये कोशिश की तो रोहित ने गुस्से में कहा, अंजलि, तुम इतना क्यों शक कर रही हो? ये मेरा निजी मामला है, मैं तुम्हें कोई दस्तावेज नहीं दिखाऊंगा। अंजलि को लगा जैसे वो गहरे कुएं में गिरती जा रही है।
नीता इस पूरे नाटक को देखकर बहुत खुश थी और उसने एक दिन अंजलि को ताना मारते हुए कहा, अब तो हार मान लो अंजलि दीदी, भाई साहब का दिल चला गया है और तुम अकेली पड़ गई हो। अंजलि ने उस दिन ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगी, भले ही कोई उसकी मदद ना करे। अंजलि ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपनी खोई हुई खुशी को वापस लाने का फैसला किया। वो जानती थी कि रोहित का दिल पत्थर का नहीं हो सकता। वो एक दिन रोहित के कमरे में उसकी पुरानी चीजें देख रही थी, ये सोचकर कि शायद कोई पुरानी याद उसे वापस ले आए। तभी उसकी नजर एक फाइल पर पड़ी जिस पर पुणे प्रोजेक्ट लिखा था। फाइल के अंदर एक लिफाफे में उसे शादी का कोई दस्तावेज नहीं मिला, बल्कि एक ऑफिस स्पेस रेंटल अग्रीमेंट मिला जो पुणे की एक बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग के नाम था। अंजलि ने ध्यान से उस एग्रीमेंट को पढ़ा और उसमें प्रिया का नाम चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर के रूप में लिखा था। ये पढ़कर अंजलि के दिमाग की बत्तियां जल गई। उसे एहसास हुआ कि रोहित ने प्रिया को पत्नी नहीं बल्कि कार्यवाहक या पार्टनर के तौर पर लाया था, जिसे नीता और सावित्री देवी ने गलत समझ लिया था और रोहित ने परिवार के गुस्से के डर से सच्चाई नहीं बताई। अंजलि को सच्चाई पता चल गई थी, लेकिन वो जानती थी कि केवल उसका कहना काफी नहीं होगा। उसने ये कागज रमेश जी को दिखाने का फैसला किया और अगले दिन होने वाली गृह शांति पूजा के दौरान इसका खुलासा करने की योजना बनाई। लेकिन नीता, जो हमेशा घर में घूमती रहती थी, उसने अंजलि को वो फाइल पढ़ते हुए देख लिया था। नीता ने तुरंत कार्रवाई की। पूजा से ठीक पहले नीता ने चुपके से वो रेंटल अग्रीमेंट वाली फाइल चुरा ली और उसकी जगह अपने हाथ से लिखा हुआ एक नकली प्रेम पत्र रख दिया, जिसमें रोहित की ओर से प्रिया के लिए प्यार भरी बातें लिखी थी। जब पूजा शुरू हुई तो अंजलि ने सबको चौंकाते हुए कहा, मुझे आप सबसे एक जरूरी बात कहनी है। और जब उसने फाइल खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो नीता ने बीच में ही चीख कर कहा, दीदी झूठ मत बोलिए, आप झूठ बोलकर भाई साहब को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। ये कहकर नीता ने तुरंत नकली पत्र वाला लिफाफा निकालकर सबके सामने फेंक दिया और चिल्लाकर कहा, देखिए ये है भाई साहब का प्रिया भाभी के लिए प्यार का सबूत। पूरा परिवार सन्न रह गया। अब तो साफ लग रहा था कि नीता अपने शातिर खेल में जीत रही है। नकली पत्र देखकर सावित्री देवी आग बबूला हो गईं। उन्होंने रोते हुए अंजलि से कहा, अंजलि तुम इतनी नीचे गिर गई, तुम खुद अपने पति को झूठा साबित करने के लिए ये सब कर रही हो। अंजलि, जिसे अब एहसास हो गया था कि ये नीता का काम है, ने अपनी टूटी हुई आवाज को संभाला और कहा, माँ ये पत्र झूठा है, ये रोहित जी की लिखावट नहीं है। नीता ने तुरंत पलटवार किया, क्या बकवास है दीदी, अब आप कहेंगे कि मैंने ये लिखा है। अंजलि ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, हाँ नीता दीदी, ये आपके लिखावट है। मुझे याद है जब हम पहली बार मिले थे तो आपने मजाक में कहा था कि आप हर तरह के लिखावट की नकल कर सकती हैं, खासकर रोहित जी की लिखावट की। रमेश जी, जो अब तक चुपचाप सब देख रहे थे, तुरंत उठे और रोहित की पुरानी डायरी ले आए। उन्होंने नकली पत्र की लिखावट का मिलान रोहित की डायरी की लिखावट से किया और फिर नीता द्वारा लिखे गए पुराने नोट से किया। सबके सामने सच आ गया। नकली पत्र की लिखावट नीता से पूरी तरह मेल खाती थी। नीता का चेहरा पीला पड़ गया और उसने घुटनों पर बैठकर रोना शुरू कर दिया। हाँ, मैंने किया, मैं जलती थी अंजलि दीदी से, आप सब बस उसी की तारीफ करते थे। सावित्री देवी ने नीता को गले लगाया और कहा, हम जानते थे कि हमारी बहू ऐसी नहीं हो सकती, और सबने नीता को माफ कर दिया। इस माहौल में रोहित आखिरकार खुलकर बोला, माँ आप सब मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। प्रिया मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी बिजनेस पार्टनर है और वो पुणे ब्रांच की हेड है। वो यहाँ अकेली थी, इसलिए मैंने उसे कुछ दिनों के लिए परिवार के साथ रहने को कहा ताकि वो सुरक्षित महसूस करे और मैं आप सबसे मिलवा सकूं। लेकिन आपने तुरंत, मुझे माफ कर दो अंजलि, मैं तुम्हें ये सब बताता, लेकिन तुम सबने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। प्रिया ने भी सारी बात स्पष्ट की। अंजलि ने राहत की सांस ली। ये सौतन का नाटक दरअसल नीता की ईर्ष्या और एक बड़ी गलतफहमी का परिणाम था जो अब खत्म हो चुका था। कुछ ही दिनों में प्रिया अपने पुणे ऑफिस के लिए रवाना हो गई और घर में एक बार फिर शांति और खुशियों का माहौल लौट आया। अंजलि और रोहित का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया।